दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक जबरदस्त क्राइम थ्रिलर सीरीज जिसका नाम है ब्लैक रैबिट। रैबिट का नाम सुनकर आप ये मत सोचना कि ये सीरीज किसी खरगोश पर बनी है। दरअसल ब्लैक रैबिट एक रेस्टोरेंट का नाम है जिसमें बहुत सारे हादसे होते हैं। ये रेस्टोरेंट जैक और मार्टी नाम के दो भाई चलाते हैं जिनमें से एक भाई है विलेन। अब हमें देखना ये है कि उन दोनों की लाइफ में कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं और वो दोनों इन मुसीबतों से कैसे बचते हैं। ये सीरीज बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, सो एंड तक बने रहें। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है ब्लैक रैबिट रेस्टोरेंट से। आज यहाँ एक शानदार पार्टी होने वाली थी जिसमें रेस्टोरेंट के मालिक जैक और उसके सभी करीबी दोस्त पार्टी में शामिल होते हैं। जैक के वर्किंग स्टाफ में कई सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से सबसे खास है ब्लैक रैबिट की मास्टर शेफ जिसका नाम है रोस्की, और इनके अलावा स्टार बारटेंडर एना और मैनेजर व बाकी कामों के लिए मेल और जो। इसके अलावा जैक ने अपनी पार्टी में दोनों इन्वेस्टर्स नवीन और वासे को भी बुलाया था। ब्लैक रैबिट जैक का एकमात्र और सबसे बड़ा कमाई का जरिया है क्योंकि जब से ये रेस्टोरेंट खुला है पूरे शहर में बस इसी के चर्चे हैं। हालांकि जैक अकेला इस रेस्टोरेंट का मालिक नहीं है, कोई और भी है जो कभी जैक के साथ मिलकर इस रेस्टोरेंट को चलाया करता था। लेकिन अब वो शख्स कहाँ है और वो कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। प्राइवेट पार्टी में जैक कुछ खास और बेशकीमती गहनों का शो करने वाला था ताकि वो गहने पार्टी में आए मेहमानों का ध्यान खींच सके। लेकिन जैक को तो कोई अंदाजा भी नहीं था कि कोई और शख्स पहले से उन गहनों पर नजर गड़ाए बैठा है। तभी रेस्टोरेंट के बाहर नकाब पहने दो आदमी गाड़ी से उतरते हैं और चुपचाप ब्लैक रैबिट में घुस जाते हैं। उन दोनों को पहले से ही गहनों की लोकेशन पता थी, लेकिन जब वो दोनों इस जगह पर पहुंचते हैं तो उनको वहां पर गहने नहीं मिलते। फिर बाहर निकलते समय जूनियर शेफ बिल्लू उन दोनों को देख लेता है, लेकिन वो दोनों बिल्लू के सिर पर ही बंदूक तान देते हैं और पूछते हैं कि सारे गहने कहाँ पर गए। फिर बिल्लू कहता है मैं नहीं जानता, मैं बस यहाँ का शेफ हूँ। फिर वो दोनों बिल्लू को पकड़कर पार्टी में ले जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि जल्दी से सभी लोग अपनी कीमती चीजें उतार कर नीचे रख दो, वरना हम इस बिल्लू नशेड़ी का भेजा खोल देंगे। फिर सभी लोग डर के मारे अपनी घड़ी, पर्स और अंगूठी उतार कर उन्हें दे देते हैं। लेकिन तभी एक नकाबपोश देखता है कि जैक ने अभी भी अपने हाथ में एक बेशकीमती घड़ी पहनी हुई है। फिर वो जबरदस्ती जैक की घड़ी उतारने लगता है, लेकिन जैक किसी भी हाल में वो घड़ी देना नहीं चाहता था। जैक का पुराना दोस्त और ब्लैक रैबिट का इन्वेस्टर वासे उसे कई बार समझाता है कि तुम इनको घड़ी दे दो, लेकिन जैक फिर भी नहीं मानता। फिर वासे जैक को बचाने के लिए खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे करके उस नकाबपोश की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। अब कहानी एक महीना पीछे जाती है। अब यहाँ हम देखने वाले हैं कि जैक के साथ पिछले एक महीने में क्या क्या हुआ और इन नकाबपोशों को ब्लैक रैबिट के गहनों के बारे में कैसे पता चला। आज से करीब एक महीना पहले जैक और उसकी मास्टर शेफ रॉक्सी एक रिव्यू इवेंट की तैयारी में लगे थे क्योंकि कुछ समय बाद एक क्रिटिक ग्रुप उनके रेस्टोरेंट में आकर ब्लैक रैबिट को रेटिंग देने वाले थे। क्रिटिक दुनिया भर के रेस्टोरेंट में जा चुके हैं, लेकिन उनको जल्दी से किसी जगह का खाना पसंद नहीं आता। अब जैक और रॉक्सी के लिए ये रिव्यू बहुत ही मायने रखता था और जैक किसी भी हालत में मशहूर होने का ये सुनहरी मौका गंवाना नहीं चाहता था। फिर रात भर काम करने के बाद जब अगली सुबह जैक अपने घर जा रहा था तो जो उसको बताता है कि शायद एना की तबीयत ठीक नहीं है। जैक के लिए ये खबर अच्छी नहीं थी क्योंकि एना की खूबसूरती और उसकी सर्विस सबसे अलग है और अगर रिव्यू वाले दिन वो मौजूद नहीं होगी तो काम बिगड़ भी सकता है। लेकिन जैक फिलहाल के लिए एना पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको अपने बेटे हंटर को स्कूल छोड़ने के लिए जाना था। फिर वो घर जाकर सबसे पहले अपनी एक्स वाइफ वेल से मिलता है और फिर अपने बेटे को लेकर वहां से निकल जाता है। आम लोगों की तरह जैक की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके जैक हमेशा ही मुस्कुराता रहता है और हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। ये है मार्टी, जिसको इस सीरीज का विलन भी कह सकते हैं। आपको याद होगा इस बंदे को हमने ओजार्क सीरीज में देखा था, लेकिन ये कहानी उस कहानी से पूरी तरह अलग है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मार्टी और जैक दोनों सगे भाई हैं और ये दोनों ही मिलकर पहले ब्लैक रैबिट को चलाया करते थे, लेकिन फिर मार्टी ने अपनी अयाशी और बुरी आदतों के चलते अपना सब कुछ खो दिया। अब इसकी हालत इतनी बुरी है कि इसके पास एक फोन खरीदने के भी पैसे नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से कंगाल हो चुका है और इसको अपना कर्जा चुकाने और बाकी खर्चों के लिए अपना एंटी कॉइन कलेक्शन भी बेचना पड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि मार्टी के पास ये एंटी कॉइन्स आए कहां से,
लेकिन इस सवाल का जवाब भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। तभी दो लोग मार्टी के पास वो कॉइन्स खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन मार्टी जब उन दोनों के साथ डील कर रहा था तो उनमें से एक बंदूक निकालकर जबरदस्ती मार्टी के वो सारे कॉइन्स ले जाता है। अब मार्टी किसी भी हालत में अपना इतना महंगा कॉइन कलेक्शन खोना नहीं चाहता था, इसलिए जैसे ही वो दोनों मार्टी की कार से उतरकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो मार्टी कार रिवर्स करके उनमें से एक को कुचल देता है। अब दूसरा वाला घबराकर वहां से भाग जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि कॉइन कलेक्शन उसी के पास था। अब मार्टी को कॉइन्स भी नहीं मिले और उसने एक आदमी का कत्ल भी कर दिया। फिर मार्टी उस आदमी की लाश वहीं पर छोड़ देता है और फिर उन दोनों क्रिमिनल्स की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ जेक ब्लैक रैबिट में सभी को इन्फॉर्म करता है कि कल रात क्रिटिक आने वाले हैं, इसलिए उनका स्वागत बहुत ही शानदार होना चाहिए। फिर रेस्टोरेंट से निकलने के बाद जेक एना को फोन करता है, लेकिन एना तो उसकी एक भी कॉल रिसीव नहीं करती। अब जेक एना को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि एना ना तो उसकी कॉल रिसीव कर रही थी और ना ही किसी को बता रही थी कि उसको क्या परेशानी है। फिर कुछ देर बाद जब जेक अपने दोस्त के साथ बैठा बातें कर रहा था तो उसके पास मार्टी का फोन आता है। मार्टी जेक को बताता है कि यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसलिए मुझे कुछ भी करके न्यूयॉर्क आना है। लेकिन जेक मार्टी की ये बात सुनकर हिचकिचाने लगता है, क्योंकि मार्टी का न्यूयॉर्क में आना ब्लैक रैबिट और जेक दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होगा। पहले तो जेक कुछ देर सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो अपने सगे भाई का ख्याल रखते हुए उसको न्यूयॉर्क में आने के लिए टिकट करवा के देता है। फिर जब ये दोनों भाई मिलते हैं तो काफी साल बाद एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर जेक अपने भाई मार्टी को नाश्ता करवाने के लिए ले जाता है। वहाँ मार्टी जेक को एक झूठी कहानी बताते हुए कहता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से वो शहर छोड़ना पड़ा। लेकिन जेक एक ही पल में भांप लेता है कि मार्टी झूठ बोल रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो मार्टी से कुछ भी नहीं कहता। फिर जेक मार्टी को एक खुशखबरी बताता है कि हम अपना पुराना घर बेच रहे हैं और उसके बदले हमें पूरे $9,25,000 मिलेंगे। ये बात सुनकर मार्टी बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जेक को कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसने मार्टी को ये सब बताकर कितनी बड़ी गलती कर दी। फिर जब ये दोनों भाई घर वापस आते हैं तो जेक उससे अपने डैड के एंटीक कॉइन कलेक्शन के बारे में पूछता है, लेकिन मार्टी कहता है कि मैंने वो कॉइन्स नहीं देखे। अब आपको समझ आ ही गया होगा कि मार्टी के पास वो कॉइन्स कहां से आए थे। फिर जाने से पहले मार्टी जेक को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक फोन लेकर दे दो ताकि मैं तुम्हारे साथ बात कर सकूं। जेक इस बार भी मार्टी को ना नहीं बोल पाता और फिर वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। तभी कुछ देर बाद एना जेक को फोन करती है और बताती है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है और यही कारण है कि मैं रिव्यू वाले दिन नहीं आ पाऊंगी। जेक एना को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि कुछ भी करके बस तुम्हें आना ही होगा, लेकिन एना मानती ही नहीं। फिर जेक गुस्से में एना को कहता है कि अगर तुम नहीं आओगी तो तुम ये नौकरी भी भूल जाओ, और इतना कहकर वो फोन काट देता है। अब वो रात आ जाती है जिस रात क्रिटिक आने वाले थे। जेक के सभी दोस्त और रॉक्सी उसको बार बार एना के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन जेक उनको बताता है कि हमें ये रिव्यू एना के बिना ही पूरा करना होगा। दूसरी तरफ जेक का भाई मार्टी जब घर से बाहर टहल रहा था तो उसके लेनदार वहां पर आकर उसको पकड़ लेते हैं। फिर मार्टी उन दोनों को समझाता है कि मैं बहुत जल्द पैसे लौटा दूंगा, लेकिन वो दोनों तो आज पैसे लिए बिना जाने वाले नहीं थे। फिर जब बात सीधे तरीके से नहीं बनती तो वो लोग मार्टी को झूले पर लिटा देते हैं और फिर उसको धमकी देते हैं कि हमें 2 साल का ब्याज मिलाकर पूरे $1,40,000 चाहिए, वो भी आज और अभी। अब मार्टी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो जेक के बिके हुए घर का सहारा लेता है और उन दोनों को यकीन दिलाता है कि जैसे ही घर के पैसे आ जाएंगे मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा। फिर वो लोग आखिरी बार मार्टी पर यकीन करके वहां से चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले उनमें से एक शख्स जूनियर मार्टी की उंगली पर कट लगा देता है ताकि उसको अपनी बात याद रहे। दूसरी तरफ क्रिटिक के आ जाने के बाद ब्लैक रैबिट में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आज जेक और रॉक्सी खाने में और मेजबानी में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। फिर जब क्रिटिक अपना पूरा खाना खा लेता है तो जेक गौर करता है कि उन्होंने थाली में कोई भी चीज नहीं छोड़ी और इसका मतलब ये था कि क्रिटिक को खाना बहुत पसंद आया। फिर जेक जाकर ये खुशी की खबर रॉक्सी को भी सुनाता है, जिसके बाद वो दोनों बस रिजल्ट वाले दिन का इंतजार करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद मार्टी भी ब्लैक रैबिट में आ जाता है और अपने भाई जेक से बात करता है। बारटेंडर की गैर मौजूदगी में जेक को काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन तभी मार्टी उसको कहता है कि मैंने भी कई साल ये रेस्टोरेंट चलाया है, इसलिए ये काम तुम भरोसा कर मुझ पर छोड़ दो। अब जेक मार्टी को बारटेंडर की जिम्मेदारी सौंप देता है। फिर कुछ देर बाद सब कुछ सही सलामत से खत्म हो जाता है और फिर वो दोनों भाई एक साथ बैठकर
अपनी माँ के बारे में बात करते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। ये वही समय है जहां से एपिसोड शुरू हुआ था। वासे जेक को बचाने के लिए उन नकाबपोशों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक नकाबपोश वासे को शूट कर देता है। अब गोली चलते ही पार्टी में अफड़ा तफड़ी मच जाती है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत उस समय से होती है जब जैक और मार्टी ने ब्लैक रैबिट के लिए जमीन देखी थी। जैक वो बार खरीदने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, क्योंकि ये लोग अपनी अपनी नौकरियों में काफी बिजी रहते हैं। लेकिन मार्टी उसको समझाता है कि नौकरी और बिजनेस में बहुत फर्क होता है। मार्टी जैक को ब्लैक रैबिट रेस्टोरेंट खोलने के लिए इसीलिए फोर्स कर रहा था, क्योंकि उसको खुद भी इस रेस्टोरेंट में पार्टनरशिप चाहिए थी, क्योंकि इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोलना मार्टी के अकेले के बस की बात नहीं थी। इसीलिए वो अपने दाव पेच लगाकर जैक को वो रेस्टोरेंट खोलने के लिए राजी कर लेता है। फिर जैक की मेहनत और मार्टी के जोश से ब्लैक रैबिट पूरे शहर में मशहूर हो जाता है। और उसके बाद क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। अब कहानी आती है क्रिटिक के रिजल्ट वाले दिन। क्रिटिक ने जैक के रेस्टोरेंट को पूरे 3 स्टार दिए थे, जिसका मतलब उन्हें यहाँ का खाना और सजावट बहुत पसंद आई। और इसी के साथ उस लेटर में ब्लैक रैबिट की भर भर कर तारीफें भी लिखी हुई थीं, जिसको पढ़कर जैक, रॉक्सी और बिल्लू बहुत खुश होते हैं। फिर रात के वक्त वो सभी मिलकर जश्न मनाते हैं और अगली सुबह जैक, रॉक्सी और अपनी इंटीरियर डिजाइनर एस्टली को अपना नया रेस्टोरेंट दिखाने ले जाता है। जैक एस्टली पर काफी भरोसा करता था, क्योंकि आज अगर ब्लैक रैबिट मशहूर है तो सिर्फ एस्टली की डिजाइनिंग की वजह से। फिर जैक एस्टली से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस नए रेस्टोरेंट को भी बढ़िया तरीके से डिजाइन कराना है। फिर एस्टली कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने से मना नहीं कर रही, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इन दिनों मेरे हस्बैंड वासे की माँ का घर डिजाइन कर रही हूँ और वासे बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मैं ये काम अधूरा छोड़कर कोई और काम पकड़ूं। दरअसल एस्टली जैक के इन्वेस्टर वासे की पत्नी है और जैक अच्छी तरह से जानता है कि वासे कभी भी अपनी माँ के घर के साथ समझौता नहीं करेगा। फिर जैक ये फैसला एस्टली पर छोड़ देता है। अगले सीन में हम मार्टी को देखते हैं, जो कई सालों बाद अपनी बेटी जेनी से मिलने आया था। जेनी मार्टी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि आज उसकी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सब उसके पापा का किया धरा है। फिर मार्टी जेनी का मूड देखकर उससे ज्यादा बातें नहीं करता। वो तो सिर्फ इतना बताने आया था कि मैं कुछ टाइम तक इसी शहर में रहूंगा और अगर जेनी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बेझिझक अपने डैड से मांग सकती है। फिर जेनी से छोटी सी मुलाकात करने के बाद मार्टी वहां से चला जाता है। बदकिस्मती से शॉप से बाहर निकलते ही मार्टी के लेनदार उसे देख लेते हैं। जूनियर मार्टी से कहता है कि आज तुम्हारे दिए हुए समय का आखिरी दिन है और अगर रात तक तुमने पैसे नहीं चुकाए तो तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर मार्टी जूनियर की धमकी सुनकर काफी घबरा जाता है, लेकिन उसको इस बात की तसल्ली भी थी कि जैक आज उनके पुश्तैनी घर की डील कर लेगा, जिसके बाद जैसे ही पैसे अकाउंट में आए मार्टी अपना सारा कर्ज चुका देगा। फिर कुछ देर बाद मार्टी और जैक अपने वकील को लेकर उस घर की डील करने जाते हैं। जब काफी समय बीत जाने पर भी सामने वाली पार्टी नहीं आती तो जैक का वकील उन्हें फोन करके सारी बात पता करता है। दरअसल पार्टी ने अब वो घर लेने का प्लान कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उनके हिसाब से उस घर में बिजली और मरम्मत की कमी है और अब उनको ये सौदा महंगा लग रहा है। फोन कटने के बाद जैक का वकील उसे बताता है कि डील कैंसिल हो गई और अब वो पार्टी घर के बदले केवल $6,25,000 का ही ऑफर दे रही है। फिर जैक वकील की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है, क्योंकि रेस्टोरेंट खोलने के लिए घर तो बेचना ही पड़ेगा, फिर चाहे वो 6 लाख का बिके या 9 लाख का। काफी विचार करने के बाद जैक कहता है कि डील डन कर दो। फिर वकील पार्टी से बात करने और पेपर वर्क पूरा करने के लिए जैक से 1-2 हफ्ते का समय मांगता है, लेकिन अब मार्टी के लिए दिक्कतें और बढ़ने वाली थी, क्योंकि अगर आज ये डील नहीं हुई तो वो बुरी तरह फंस जाएगा। मार्टी को टेंशन में देखकर जैक समझ जाता है कि जरूर मार्टी ने फिर से कर्ज लिया होगा। फिर जैक मजाक में कहता है कि तुम बिल्कुल कुत्ते की दुम की तरह हो जो कभी सीधी नहीं हो सकती। हालांकि जैक ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन मार्टी नाराज होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब जैक अपने रेस्टोरेंट जाने लगता है तो वो देखता है कि एना ने सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब पोस्ट डाली है। उस पोस्ट में जैक किसी आदमी के साथ खड़ा हुआ था और उसके ऊपर लिखा था बी अवेयर, मतलब सावधान रहें। हालांकि एना ने जैक और उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिखाया हुआ था ताकि कोई भी उन दोनों को पहचान न पाए। अब जैक समझ नहीं पा रहा था कि एना के दिमाग में चल क्या रहा है। फिर वो रेस्टोरेंट में आकर ये बात रॉक्सी को बताता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर तय करते हैं
कि अब हम एना के पार्टनर्स नहीं बल्कि उसके दोस्त बनकर उसकी परेशानी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ एशली जब जैक के नए रेस्टोरेंट के लिए अलग अलग तरह की डिजाइन्स देख रही थी तो वेस काम से वापस घर आ जाता है। फिर एशली वेस का अच्छा मूड देखकर उसको बता देती है कि जैक ने मुझे अपने नए रेस्टोरेंट के लिए डिजाइनिंग का काम दिया है और वो चाहता है कि मैं ये काम जल्दी से जल्दी पूरा करूं। लेकिन एशली की बात सुनते ही वेस उसको तुरंत ना बोल देता है, क्योंकि एशली एक डिजाइनर बाद में और उसकी पत्नी पहले है। जब एशली और वेस इस बारे में बात कर रहे थे कि तभी मार्टी वहां आ जाता है। अब मार्टी के पास जुआ खेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि एक दिन में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर पाना नामुमकिन है। फिर मार्टी वेस से $2500 उधार लेकर उनसे जुआ खेलने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ जूनियर अपने पापा मैनकुसो के पास आकर बताता है कि हमने गलती से एक गलत आदमी को पैसे उधार दे दिए और अब वो पैसे लौटाने में आनाकानी कर रहा है। जूनियर ये सारी बातें इशारे में समझाता है, क्योंकि मैनकुसो को ना ही सुनाई देता है और ना ही वो बोल पाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि मैनकुसो जैक और मार्टी की माँ को अच्छे से जानता था और वो ये भी जानता था कि मार्टी एक अय्याश और नशेड़ी किस्म का आदमी है। फिर वो अपने बेटे को साइन लैंग्वेज में कहता है कि मार्टी को तुम अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि मुझे किसी भी हाल में वो पैसे वापस चाहिए। अब जूनियर को मार्टी के साथ कुछ भी गलत करने की पूरी छूट मिल गई थी, इसलिए वो रात को अपनी वसूली करने के लिए ब्लैक रैबिट की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ मार्टी अपने दोस्त सिगमन की बिल्डिंग में जुआ खेलने के लिए आया हुआ था, क्योंकि ये जगह जुआरियों की फेवरेट जगह है और यहाँ गरीब से लेकर बड़े बड़े रईसजादे भी सट्टा लगाने आते हैं। मार्टी आज रात किसी भी हाल में यहाँ से खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था और शायद इस बार ऊपर वाला भी मार्टी पर मेहरबान था। अब धीरे धीरे मार्टी की जीती हुई रकम $1,50,000 तक पहुंच जाती है, यानी अब मार्टी अपना सारा कर्ज चुका सकता था। लेकिन कहते हैं ना, जुए की लत आदमी को बर्बाद करके ही छोड़ती है। मार्टी को इतनी बड़ी रकम भी कम लगती, इसलिए वो $75,000 की 2 बड़ी बेट्स लगा देता है और अपने सारे पैसे गंवा देता है। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं, जो अपनी पत्नी वेल से इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने आया था। दरअसल जैक को अपने नए रेस्टोरेंट के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए और फिलहाल उसके पास कोई इन्वेस्टर भी नहीं है, इसलिए वो वेल के आगे रिक्वेस्ट करता है कि तुम अपने रिस्क पर हमारे नए रेस्टोरेंट में $1,00,000 इन्वेस्ट करो। वैसे तो वेल जैक को मना नहीं करना चाहती थी, लेकिन रकम काफी बड़ी थी, इसलिए वो अपने हाथ पीछे खींच लेती है। दूसरी तरफ जूनियर और उसके साथी मार्टी को ब्लैक रैबिट में देखने जाते हैं, लेकिन मार्टी उनको वहां नहीं मिलता। फिर वो लोग उसे पकड़ने के लिए सिगमन की बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। उस वक्त गम में डूबा हुआ मार्टी वहां अकेला बैठा बियर पी रहा था, लेकिन वो जैसे ही जूनियर और उसके आदमी को देखता है तो वही बोतल उनके सिर पर मार देता है। अब जूनियर और उसका आदमी हाथ धोकर मार्टी के पीछे पड़ जाते हैं। फिर मार्टी उन दोनों से बचने के लिए फौरन वहां से भागने लगता है और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। काफी दूर तक पीछा करने के बाद वो लोग लिफ्ट में मार्टी को पकड़ लेते हैं। फिर जूनियर मार्टी को याद दिलाता है कि पिछली बार तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा कट लगाया था, लेकिन लगता है तुम मुझे हल्के में ले गए, इसीलिए तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। फिर गुस्से में आकर जूनियर मार्टी की उंगली काटकर अलग कर देता है। अगर जूनियर चाहता तो इसी वक्त मार्टी को खत्म कर सकता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मार्टी मर गया तो उसके पैसे भी डूब जाएंगे। फिर जूनियर और उसका साथी मार्टी को उसकी बेटी की तस्वीर दिखाकर धमकी देते हैं कि अगर हमारे पैसे नहीं लौटाए तो हम इसको परेशान करेंगे और मार देंगे। फिर मार्टी अपनी बेटी जेनी के बारे में सोचकर बहुत डर जाता है और अगली सुबह मजबूरन जैक से मदद मांगनी पड़ती है। फिर वो जैक को सारी बात बता देता है और रिक्वेस्ट करता है कि कुछ भी करके अपनी भतीजी को बचाओ। मार्टी की बातें सुनकर जैक भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि पहले से ही जैक के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और अब उसके लिए एक साथ इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त करना नामुमकिन है। फिर जैक मार्टी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मार्टी उसको सिर्फ इतना ही कहता है कि अब तुम्हारी भतीजी की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। मार्टी के मुंह से ये बात सुनने के बाद मजबूरन जैक को उसकी मदद करनी पड़ती है और फिर वो कल ही मैनकुसो के पास जाकर बात करने के बारे में तय करता है। अगले सीन में हम रॉक्सी को देखते हैं, जो एना को अपने पास बुलाकर उसको क्या टेंशन है जानने की कोशिश करती है।
फिर एना रोते हुए बताती है कि बात बहुत सीरियस है। दरअसल कुछ हफ्तों पहले एक रात मैं काम करते करते काफी लेट हो गई थी और तभी मैंने नोटिस किया कि जैक का दोस्त जूल्स बार बार मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इस बात को नजरअंदाज करते हुए उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बैठ गई। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने पहले से ही मेरी ड्रिंक में कुछ मिला रखा है। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं बाथरूम के फर्श पर पड़ी हुई थी और मेरे बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और यही वजह है मैं रिव्यू वाले दिन यहाँ नहीं आ पाई। रॉक्सी एना का दर्द अच्छी तरह से समझ रही थी। फिर वो एना को सुझाव देती है कि तुम पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं कर देती, लेकिन एना उससे कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है और मैं बस इस बात को भूलना चाहती हूँ। फिर इतना कहकर एना वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं। जैक मैनकुसो से मिलकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत जल्द अपने भाई का सारा पैसा चुका दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। वैसे तो मैनकुसो और जूनियर कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होते, लेकिन मैनकुसो जैक की मां को अच्छी तरह जानता है, इसीलिए वो उनका ख्याल करते हुए जैक के सामने शर्त रखता है कि अगर हर हफ्ते हमें $20,000 नहीं मिले तो हम तुम्हारे ब्लैक रैबिट पर कब्जा कर लेंगे। अब जैक ब्लैक रैबिट का नाम सुनते ही थोड़ा टेंशन में आ जाता है और मैनकुसो को कहता है कि तुम मेरे रेस्टोरेंट को बीच में क्यों घसीट रहे हो, लेकिन तभी मैनकुसो गुस्से में आकर जैक पर गरम गरम कॉफी गिरा देता है। फिर जूनियर मैनकुसो के इशारों को समझाते हुए कहता है कि डैड ने एक बार जो कह दिया मतलब कह दिया, अगर पैसे नहीं मिले तो हम तुम्हारे रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लेंगे। अब जैक के लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके भाई की वजह से उनका सालों पुराना ब्लैक रैबिट दांव पर लग गया है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है 2 साल पहले के समय से। उन दिनों मार्टी ने हर बार की तरह फिर से कोई कांड कर दिया था और इस बार बात बहुत ही सीरियस हो गई। दरअसल उसने जिस आदमी की पिटाई की थी वो आदमी इतना घायल हो गया कि उसका शरीर पैरालाइज हो गया और अब मार्टी और जैक को मुआवजे के तौर पर $5 लाख देने पड़ेंगे और इन दोनों के लिए इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन तभी जैक मार्टी को कहता है कि सारी गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम्हें अपने ब्लैक रैबिट का हिस्सा बेचना पड़ेगा। लेकिन मार्टी तो जैक की बात सुनकर भड़क जाता है, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक इन दोनों ने ही इस रेस्टोरेंट को खड़ा किया है और मार्टी कभी सोच भी नहीं सकता कि जैक उसको इस पार्टनरशिप के लिए बेदखल कर देगा। लेकिन हालातों को देखते हुए मार्टी को अपने भाई की बात माननी पड़ती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। मार्टी और जैक अभी भी मैनसुको को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि जैक हर हफ्ते $20,000 का इंतजाम नहीं कर पा रहा था। अब उन दोनों को ही कोई बड़ा हाथ चाहिए था। अब उन दोनों को ही कोई मोटा माल चाहिए था, कुछ ऐसा जिससे एक झटके में ही पूरी रकम का बंदोबस्त हो जाए। लेकिन जैक इस बारे में कुछ सोच पाता इससे पहले ही रॉक्सी वहां पर आकर एना के बारे में बता देती है। फिर जैक रॉक्सी को अपने पास बिठाता है और कहता है कि आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। फिर जैक अपने दोस्त एंडी को वहां पर बुलाता है और उससे लोन की बात करता है। एंडी एक मनी लॉन्डर होने के नाते लोन देने से मना नहीं करता, लेकिन वो जैक के सामने एक शर्त रखता है कि इतने बड़े लोन के बदले तुम्हें अपना ब्लैक रैबिट गिरवी रखना होगा। लेकिन जैक एंडी की बात सुनकर हिचकिचाने लगता है, क्योंकि अगर उसको ब्लैक रैबिट ही गिरवी रखना होता तो वो मैनसुको के साथ सौदा ही क्यों करता। फिर मजबूरन जैक को अपना महंगा कोट और घड़ी बेचनी पड़ती है, जिसके बाद जैक और मार्टी मैनसुको के पास जाकर उसको अपनी पहली किस्त चुकाते हैं। फिर घर वापस आने के बाद जैक मार्टी को कुछ देर बाहर ही रुकने के लिए कहता है, क्योंकि नवीन जैक से अकेले में बात करना चाहता था। फिर जब वो दोनों अंदर बात करने के लिए जाते हैं तो मार्टी ऊपर की तरफ देखता है और उसको कोई आदमी छत से कूदता हुआ नजर आता है। हालांकि ये सिर्फ मार्टी का भ्रम था, लेकिन अब उसको ये भ्रम क्यों हुआ ये भी हमें आगे पता चलेगा। तभी कुछ देर बाद एक चौथी क्लास का बच्चा मार्टी को चॉकलेट बेचने के लिए आता है। उस बच्चे को देखकर मार्टी को ख्याल आता है कि वो और जैक मिलकर चैरिटी से पैसे क्यों नहीं कमाते। आज के समय में कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको हेल्प की जरूरत है, और अगर मार्टी और जैक मिलकर अपने रैबिट में एक फंड रेजर इवेंट रखें तो उनकी पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। फिर मार्टी अंदर जाकर यही आइडिया जैक को भी बताता है, जिसके बाद वो दोनों अगले ही हफ्ते ये इवेंट रखने के बारे में तय करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रॉक्सी और बिल्लू
डिनर के लिए सब्जियां खरीदने के लिए जाते हैं और इस दौरान वो दोनों फंड रेजर को लेकर बातें करते हैं। बिल्लू रॉक्सी को बताता है कि ये इवेंट सिर्फ एक दिखावा है क्योंकि जेक मार्टी को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकता, लेकिन रॉक्सी बिल्लू की ये बात समझ नहीं पाती। फिर बिल्लू कहता है कि मार्टी के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है और जेक उसी कर्ज को चुकाने के लिए ये इवेंट कर रहा है। बिल्लू की बातें सुनकर रॉक्सी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो शुरू से ही मार्टी को पसंद नहीं करती और उसने जेक को भी समझाया था कि अपने भाई के प्यार में पागल मत बनो। तभी हम एशली को देखते हैं जो जेक से डिजाइनिंग को लेकर बात करने के लिए आती है। जेक ये बात सुनकर खुश हो जाता है कि एशली उसका नया रेस्टोरेंट डिजाइन करने के लिए मान गई और फिर वो दोनों बातें करते करते एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। अब एक तरफ तो जेक और मार्टी पैसों की व्यवस्था करने में लगे थे और दूसरी तरफ जूनियर और मैन्सुको अपने आदमी ब्रायन को भेजकर उसे जेनी के पीछे लगा देते हैं। दरअसल ब्रायन मैन्सुको के बाकी आदमियों की तरह नहीं था। उसने आज तक जूनियर और मैन्सुको को कभी भी निराश नहीं किया, लेकिन अब देखना यह है कि जब मार्टी को इस बारे में पता चलेगा तो वो अपनी बेटी को कैसे बचाएगा। दूसरी तरफ रॉक्सी जेक से फंड रेजर को लेकर बात करती है। वो जेक को साफ साफ कह देती है कि मैं मार्टी जैसे जानवर के साथ काम नहीं करूंगी और अब या तो रेस्टोरेंट में मार्टी रहेगा या फिर मैं। अब जेक रॉक्सी की ये बात सुनकर टेंशन में आ जाता है क्योंकि ये रेस्टोरेंट केवल रॉक्सी के खाने की वजह से ही मशहूर है और अगर रॉक्सी चली गई तो ब्लैक रैबिट भी बंद हो जाएगा। जेक काफी सोच विचार करने के बाद मार्टी को यहाँ से रफा दफा करने के लिए मान जाता है। अब दिन आ जाता है फंड रेजर इवेंट का। जेक ये देखकर हैरान था कि उसके मना करने के बावजूद भी जूल्स इस पार्टी में आया है। फिर वो वेस के पास जाकर पूछता है कि तुमने जूल्स को यहाँ पर क्यों बुलाया। फिर वेस कहता है कि जूल्स ने 2 टेबल्स बुक की है और तुम्हें तो वैसे भी पैसों से मतलब है। वेस की बात सुनकर जेक उसे कोई भी जवाब नहीं देता। फिर कुछ देर बाद मार्टी छत पर जाकर अपनी बेटी जेनी से मिलता है जिसको काफी फोर्स करने के बाद वेल यहाँ पर लेकर आई थी। मार्टी वेल को इतना सब करने के लिए थैंक यू कहता है। फिर जाते जाते वेल उसको कहती है ध्यान रखना कहीं इस बार भी तुम नशे की हालत में छत से मत कूद जाना। अब वेल की इस बात से एक बात तो साफ हो गई थी कि उस दिन मार्टी को भ्रम नहीं हुआ था बल्कि मार्टी उस कूदने वाले इंसान के बारे में कुछ जानता है। लेकिन अब वो शख्स कौन था ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब जश्न के वक्त जब मार्टी और जेक के सभी पुराने दोस्त इकट्ठा होते हैं तो ट्रेवर मार्टी को वो कूदने वाली बात याद दिलाता है। ट्रेवर मार्टी को कहता है कि उस दिन हम दोनों ने काफी नशा किया हुआ था और फिर हमने शर्त लगाई कि हम दोनों छत से दूसरी तरफ कूदेंगे। ट्रेवर तो शर्त के मुताबिक कूद गया और जब नीचे कूदकर घायल हालत में उसने पीछे मुड़कर देखा तो मार्टी वहीं पर खड़ा था और ट्रेवर आज भी उसी बात का बदला लेने के लिए मार्टी का मजाक उड़ाता है और कहता है कि जो शर्त तुमने तब पूरी नहीं की वो तुम आज पूरी करोगे। ट्रेवर की बात सुनकर मार्टी का दिल जोरों से धड़कने लगता है, लेकिन तभी सभी लोग मार्टी पर हंसने लगते हैं और ट्रेवर मार्टी का मजाक बनाकर वहां से चला जाता है। फिर मार्टी इन सब फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता, जिसके बाद रॉक्सी के कहने पर मार्टी सीधा जेक के पास आ जाता है। रॉक्सी को लग रहा था कि अब जेक मार्टी को यहाँ से चले जाने के लिए कहेगा, लेकिन फिर मार्टी का हंसता हुआ चेहरा देखकर जेक बिल्कुल शांत हो जाता है। अब तक मार्टी और जेक ने इस इवेंट में लगभग $1,15,000 कमा लिए थे, जिसका मतलब अब ये लोग मैन्सुको का कर्ज चुका सकते हैं। फिर मार्टी जेक को दिल से थैंक यू कहता है क्योंकि जब भी उसे जरूरत पड़ी जेक ने हमेशा ही उसका साथ दिया। फिर मार्टी जेक को कहता है कि मैं वापस से अपने पुराने दिन जीना चाहता हूँ, वो वक्त जब मैं और तुम एक साथ मिलकर ब्लैक रैबिट चलाया करते थे और हमारे बीच में कोई भी टेंशन नहीं थी। मार्टी की बात सुनकर जेक थोड़ा भावुक हो जाता है। फिर जाने से पहले वो मार्टी को कहता है कि तुम इस जूल्स पर नजर रखना और खास करके वो इस बार में मौजूद लड़कियों से दूर रहे। अब मार्टी जेक की बात अच्छे से समझ जाता है। फिर एशली जेक को कुछ इंटीरियर डिजाइन दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। रॉक्सी को जब पता चलता है कि मार्टी अब भी यहीं पर है तो उसको जेक पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी जेक जब एशली के साथ बैठकर डिजाइन वगैरह देख रहा था तो बातों बातों में एशली उसको किस कर देती है। फिर जेक को भी एशली से प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रंग रलियां मनाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान पार्टी में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मेल को किसी ने ड्रग की ओवरडोज देकर बेहोश कर दिया था, जिसके बाद मार्टी फौरन डॉक्टर्स को बुलाकर मेल का इलाज करवाता है। तभी जब जेक को इस बारे में पता चलता है तो वो फौरन दौड़कर मेल की हालत देखने के लिए जाता है। जेक को पूरा यकीन था कि जरूर ये काम जूल्स ने ही किया होगा
और सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर उनका शक यकीन में बदल जाता है। फिर जेक उन फुटेज को डिलीट करने के बारे में सोचता है, क्योंकि जब ये बात बाकी लोगों को पता चलेगी तो ब्लैक रैबिट की बहुत ही बदनामी होगी। तभी पार्टी खत्म होने के बाद जेनी जब घर वापस जाने लगती है तो रास्ते में वो फोन पर ब्रायन से बात करती है। ब्रायन ने जेनी को लगभग अपने प्यार में फंसा ही लिया था, लेकिन अब मार्टी अपनी बेटी को इस ब्रायन नाम की बला से कैसे बचाएगा, ये देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होगा। फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं रॉक्सी जेक से नाराज होकर ब्लैक रैबिट से हमेशा के लिए चली जाती है और अब जेक उसको मनाने के लिए जाता है, क्योंकि बिना रॉक्सी के इतना बड़ा रेस्टोरेंट चलाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जेक को इस समय रॉक्सी से ज्यादा मेल की टेंशन थी, क्योंकि पिछले हादसे के बाद लोग रैबिट को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर सुबह होते ही जेक सबसे पहले मार्टी को फोन करता है और बताता है कि कल रात वाले हादसे के बाद हमारे रेस्टोरेंट की बहुत बुराई हो रही है। अब मार्टी खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि वो लोग इस जूल्स का क्या करें, लेकिन इन दोनों भाइयों को ही अंदाजा नहीं था कि जूल्स के पास वो ड्रग आए कहां से। फिर मार्टी से बात करने के बाद जेक मेल का हालचाल पूछने के लिए जाता है। फिर मेल जेक से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम किसी को भी रैबिट से मत निकालना। फिर जेक कहता है कि एक्शन तो मुझे लेना ही होगा, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। फिर मेल जेक को बताती है कि ये सब मार्टी के दोस्त मैट की वजह से हुआ था, उसी ने वो कोकीन सप्लाई की और फिर मैं ओवरडोज की वजह से बेहोश हो गई। मेल की बात सुनकर जेक के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि इन सब में केवल जूल्स का हाथ है। फिर जेक मार्टी को यह सारी बात बताने के बारे में सोचता है, लेकिन फिलहाल उसको अपने नए रेस्टोरेंट के डिजाइन देखने के लिए एशली से मिलने के लिए जाना था। अगले सीन में हम एना को देखते हैं, जो लीसा नाम की एक रिपोर्टर से बात कर रही थी। दरअसल लीसा शुरू से ही ब्लैक रैबिट के पीछे पड़ी थी। ब्लैक रैबिट में जो कुछ भी होता है वो तुरंत ही उसकी न्यूज बनाने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन इस बार रॉक्सी ने उसको कुछ भी बताने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसको ब्लैक रैबिट की बारटेंडर एना से बात करने के लिए आना पड़ता है। एना लीसा से साफ साफ कह देती है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहती और मेरे पास ब्लैक रैबिट की कोई भी खबर नहीं है। फिर एना की ये बातें सुनकर लीसा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ जेक जब एशली से मिलने जाता है तो एशली पिछली रात हुई बात के लिए उससे माफी मांगती है। एशली कभी भी वासे को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों जेक के साथ काम करते करते उसको जेक से प्यार हो गया। अब जेक भी अपने डिवोर्स के बाद से एशली को पसंद करने लगा था। हालांकि एशली उसको दोबारा से ये सब करने से मना करती है, लेकिन फिर जेक एशली के करीब जाकर उसको बिस्तर पर आने के लिए राजी कर लेता है। फिर जब वो दोनों मजे करने के बाद रूम से बाहर आते हैं तो कोई शख्स पहले से ही वहां पर जेक का इंतजार कर रहा था। दरअसल ये आदमी जूल्स का लॉयर हैरी है और जूल्स ने उसे ढेर सारे पैसे खिलाए थे ताकि वो जल्द से जल्द एना और मेल वाला मामला शांत कर दे। फिर हैरी जेक को बताता है कि मैं यहाँ अपने क्लाइंट की तरफ से आया हूँ और वो चाहते हैं कि एना वाला केस शांति से बैठकर सुलझा दिया जाए। हैरी की बातें सुनकर जेक तुरंत समझ जाता है कि ये क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि जूल्स होगा। फिर वो चिल्लाते हुए हैरी को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी सौदा नहीं करने वाला और जाकर अपने क्लाइंट से कह दो कि वो मेरे रेस्टोरेंट से दूर रहे। फिर हैरी जेक को शांत करता है और कहता है कि बात तो तुम्हें करनी ही होगी, क्योंकि कुछ समय पहले वो रिपोर्टर भी एना से पूछताछ करने के लिए गई थी। रिपोर्टर वाली बात सुनकर जेक का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि अगर एना ने रिपोर्टर के सामने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो उसका रैबिट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। फिर हैरी से बात करने के बाद जेक वहां से चला जाता है और सीधा मार्टी से जाकर मिलता है। अब तक मार्टी ने जूनियर और मैनसुको को ये खबर दे दी थी कि तुम्हारे पैसों का बंदोबस्त हो चुका है और अब हम जल्दी से जल्दी तुम्हारे सारे पैसे लेकर तुमसे मुलाकात करेंगे। फिर मार्टी जेक से पैसों को लेकर बात करता है, लेकिन जेक सिर नीचे करके बताता है कि बिजनेस को बढ़ाने के चक्कर में मैंने काफी सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। ये बात सुनते ही मार्टी को जेक पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अगर मैनसुको को वो पैसे नहीं मिले तो वो उसे और उसकी बेटी को मार डालेगा। फिर मार्टी जेक पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें वो पैसे देने ही होंगे, लेकिन जेक कहता है कि फिलहाल तो मैं बस $16,000 ही दे सकता हूँ ताकि तुम इस हफ्ते की किस्त चुका पाओ। फिर दोनों भाइयों के बीच में पैसों को लेकर बहस हो जाती है। बहस में जेक कहता है कि पहले तुम जाकर अपने दोस्त मैट से बात करो, क्योंकि उसी ने जूल्स को कोकीन दी थी और तब तक मैं पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। फिर जेक की ये बात सुनते ही मार्टी सीधा मैट के घर जाने लगता है। पहले तो मैट मार्टी को सच नहीं बताता और अपने घर में पड़ा कोकीन छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन शायद वो ये बात भूल गया था कि मार्टी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। मार्टी एक झटके में ही सारा छुपाया हुआ माल निकाल लेता है
और फिर मैट को धमकी देता है कि फौरन अपने दोस्त जेफी के साथ मेरी मीटिंग करवाओ, वरना मैं तुम्हें इसी सड़े हुए माल के अंदर दफन कर दूंगा। फिर इतना कहकर मार्टी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जेक अपनी स्टार बारटेंडर एना से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसको एना की बहुत चिंता थी। और उसकी चिंता का दूसरा कारण ये भी था कि जेक जानना चाहता था कि एना ने उस रिपोर्टर को क्या बताया। एना जेक से साफ साफ कह देती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने उसको तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन ध्यान रखना आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिर जेक एना को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन एना नाराज होकर वहां से चली जाती है। देखा जाए तो कहीं ना कहीं एना का नाराज होना सही था, क्योंकि एक बार जब ऐसा हादसा हो चुका है तो ये जानने के बाद भी जेक ने जूल्स को अपनी पार्टी में घुसने दिया। उस समय हैरी दूर अपनी गाड़ी में बैठा जेक और एना की बातें सुन रहा था। अब हैरी के दिमाग में जूल्स को इन सब से बाहर निकालने का एक जबरदस्त प्लान आता है, लेकिन अब वो प्लान क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। तभी हम रॉक्सी को देखते हैं, जो अपनी पुरानी बॉस के पास जाकर उसके साथ डिनर बना रही थी। रॉक्सी की पुरानी बॉस उसे भड़काती है कि अब तुम दोबारा से जेक के पास कभी मत जाना, क्योंकि अगर जेक को तुम्हारी जरा सी भी परवाह होती तो वो ब्लैक रैबिट से मार्टी को तुरंत निकाल देता। अब कहीं न कहीं रॉक्सी को भी अपनी पुरानी बॉस की बातें सही लगती है। फिर वो दोनों ही उस दिन को याद करते हैं जब रॉक्सी और उसकी बॉस एक दूसरे से प्यार किया करती थी। दूसरी तरफ मार्टी जब ब्लैक रैबिट में वापस आता है तो जूनियर और ब्रायन उससे पैसे लेने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर मार्टी उन दोनों को खुलकर बता देता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से हम तुम्हारा पैसा एक साथ नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब जूनियर का सब्र का बांध टूट जाता है। वो मार्टी को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारे भाई के पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वो हमारा कर्ज नहीं चुका रहा। फिर जूनियर और ब्रायन मार्टी को लेकर जेक के घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो कुछ भी करके जेक से अपना सारा हिसाब चुकता करना चाहता था। लेकिन जब वो लोग जेक के घर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जेक वहां पर है ही नहीं। फिर जूनियर मार्टी से पूछता है कि इस वक्त जेक कहां पर होगा। मार्टी कहता है शायद किसी काम से बाहर गया होगा। लेकिन अब वो दोनों जेक के महल जैसे घर को देखकर जलने लगते हैं और पूरा का पूरा घर उथल पुथल कर देते हैं। लेकिन छानबीन करने पर भी उनको एक भी रुपया नहीं मिलता। फिर ब्रायन मार्टी को अपने हाथ पर बना हुआ टैटू दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारी बेटी ने बनाया है, और अगर हमें पैसे नहीं मिले तो इस बार मैं उसके पास सिर्फ टैटू बनवाने नहीं जाऊंगा। अब मार्टी ब्रायन की ये धमकी सुनकर डर जाता है। फिर वो ब्रायन और जूनियर को कहता है कि एना नाम की लड़की की वजह से जेक तुम्हें पैसे नहीं दे पा रहा, क्योंकि एना के साथ एक लफड़ा हो गया था, जिसके बाद से जेक उसी को सुलझाने में लगा है। अब ब्रायन और जूनियर का दिमाग घूमकर सीधा एना पर अटक जाता है। फिर वो दोनों जेक की मुसीबत को खत्म करने के लिए एना को मारने के बारे में तय करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हैरी एना के घर पर आकर उसको ऑफर देता है कि तुम्हें इसी वक्त ये शहर छोड़कर जाना होगा, और बदले में हम तुम्हें $25,000 कैश और $2.5 लाख का चेक देंगे। एना हैरी का ऑफर सुनकर रोने लगती है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। फिर एना रोते हुए वो सारे पैसे उठा लेती है, जिसके बाद हैरी बाहर जाकर अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर एना के आने का इंतजार करने लगता है। लेकिन तभी जूनियर और उसका साथी ब्रायन दोनों ही वहां पर पहुंच जाते हैं और चुपचाप एना के घर में घुसकर उसको खत्म कर देते हैं। हैरी को लग रहा था कि वो लोग शायद एना से मिलने के लिए आए होंगे, इसलिए वो उन दोनों से कुछ भी नहीं कहता। लेकिन बाद में जब हैरी एना को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है तो देखता है कि वहां पर एना की लाश पड़ी है। अब एना को मरा हुआ देखकर हैरी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो उन दोनों शख्स को नहीं जानता था, और बाद में जब पुलिस जांच होगी तो हैरी को ही इस कत्ल का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। फिर हैरी तुरंत ही अपने हाथ पहुंचकर वहां से निकल जाता है, और इसी के साथ 4th एपिसोड का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके नेक्स्ट 4 एपिसोड कल ही लेकर हाजिर हो जाऊं। सो बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जैसे ही इसके नेक्स्ट पार्ट आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। हम मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड्स के साथ। टिल देन, बाय बाय।